मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। बेटा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है। तुम्हारा आना तो संभव ना हो सकेगा, पर अगर तुम अपने दोस्त मोहित को फ़ोन कर दो, जो कि बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। मेरी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो रही है। कमला जी ने कांपती आवाज़ में अपने बेटे राहुल से कहा। माँ, तुम भी गजब करती हो। कितना कहा था कि गांव का सब जमीन जायदाद बेचकर मेरे साथ शहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें तो किसी की सुनना ही नहीं है। पर बेटा, तू तो जानता है, पूरा जीवन यहाँ अपनों के बीच गुजारा है। तेरे शहर में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। एक एक पल मेरा पहाड़ जैसा गुजरता है। यहाँ तो मेरे सभी अपने आस पड़ोस वाले हैं। अच्छा माँ, ठीक है, अभी मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जैसे ही फुर्सत होता हूँ मोहित को फ़ोन कर दूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, या फिर आप नेहा को क्यों नहीं बुला लेती? 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। वह 1-2 दिन आकर घर भी संभाल लेगी और आपका ख्याल भी रख लेगी। मैं आने की कोशिश करता, पर माँ, आप बुरा मत मानना, मेरी मजबूरी है। अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। राहुल ने अपनी लाचारी प्रकट की। जितनी देर राहुल ने यह सब बातें करने में लगा दी, इतनी देर में तो वह मोहित को फ़ोन कर भी देता। राहुल से सलाह लेने के लिए तो कमला जी ने फ़ोन नहीं किया था। वह तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने दोस्त को फ़ोन कर दे, पर शायद उसे यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो माँ अपनी सेवा करवाने के लिए उसे गांव बुला ले, जो कि वह बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था। अपनी ज़िंदगी में कमला जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। जिंदगी की पाठशाला में आज उन्हें यह सीख भी अच्छी तरह से मिल गई कि अगर अपना शरीर साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों ना हो। ना चाहते हुए भी कमला जी ने नेहा के ससुराल फ़ोन किया। मम्मी, आपकी हालत ऐसी देखकर मुझे अपने बेटी होने पर गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है। यहाँ उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। एक क्षण के लिए भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, एक रास्ता ज़रूर निकाल सकती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाए तो सासू माँ के साथ साथ आपकी देखभाल भी हो जाएगी। पर बेटा, तुम तो जानती हो, समधन जी को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। दुखी होते हुए कमला जी ने कहा। आप भैया से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। दोनों बच्चों से मिन्नतें करने में कमला जी की बची खुची हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब तो बुखार के कारण उन पर बेहोशी भी छाने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में अब किसी को उनकी शायद ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनके बुखार को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। मन ही मन कमला जी सोच रही थी, क्या यह वही बच्चे हैं जिनके पालन पोषण करने में कभी उन्होंने अपना सुख रत्ती भर नहीं देखा। 20 बरस की थी जब जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया था। जमाने के साथ लड़कर संघर्ष करके अपनी अकेले की दम पर दोनों बच्चों का भरण पोषण किया था उन्होंने। जहां एक ओर उनका बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया था, वहीं बेटी के अच्छे संपन्न घर में हाथ पीले करके वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए कमला जी ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और अकेले ही अस्पताल जाने का निर्णय लिया। उनकी बीमारी की खबर गंगा ने पूरे मोहल्ले में बता दी थी। गंगा अपने पति के द्वारा छोड़ी हुई मजबूर स्त्री थी। घर घर काम करके वह अपना और अपने 2
छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रही थी। जल्दी जल्दी गंगा ने कमला जी की ज़रूरत के कपड़े, ब्रश, नहाने का साबुन आदि जहाँ तक वह सोच सकती थी एक बैग में रख दिया था। कमला जी को इतनी तेज बुखार चढ़ा था कि वह बुखार के कारण काँप रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस आई, गंगा के भरोसे अपना घर सौंप कर वह अस्पताल चली गई। अर्ध बेहोशी की हालत में उन्होंने एम्बुलेंस में आए कर्मचारी को डॉक्टर मोहित के बारे में बता दिया था, इसलिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टर मोहित की मदद से उन्हें सही इलाज मिल गया था। डॉक्टर मोहित को पता था कि कमला जी अकेले रहती हैं, इसलिए उन्हें सख्त हिदायत दे दी थी, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती यहीं अस्पताल में रहिए। रोज़ सुबह गंगा कमला जी के लिए खाना बनाकर ले आती, साथ में बाजार से फल ले आती। एक एक करके पड़ोसी भी उनको देखने आते। धीरे धीरे सभी के प्यार और साथ से कमला जी ठीक हो रही थी। सबसे ज़्यादा दुख तो उन्हें इस बात का था कि दोनों बच्चों को उन्होंने अपनी बीमारी की खबर दी थी। आज पूरे 2 दिन हो गए, किसी को उनकी सुध लेने की फुर्सत ना मिली। जो खून के रिश्ते थे वह ऐसे पराये हो जाएंगे, यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जो पराये थे वह दिन रात एक करके उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। गंगा के प्यार और सच्चे दिल से की गई देख रेख से कमला जी अब भविष्य के लिए मन ही मन कुछ निर्णय ले चुकी थी। आज पूरे 2 दिन बाद शाम को राहुल का फ़ोन आया। लापरवाही वाले अंदाज में कमला जी से इठलाते हुए बोला, क्षमा कर दो माँ मुझे, मैं मोहित को फ़ोन नहीं कर पाया। अब आपकी तबीयत कैसी है? इतनी व्यस्तता थी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हाँ बेटा, सच कहा तूने, जिसने तुझे सांसें दी अब उसी की सांसों की रक्षा करने की तेरे पास 2 घड़ी की भी फुर्सत नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर दुखी मन से कमला जी ने फ़ोन रख दिया। पूरे 8 दिन बाद कमला जी अपने घर वापस आई थी। गंगा ने पूरा घर अच्छे से साफ सुथरा रखा था। यह देखकर उनकी आँखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। उन आंसुओं को कमला जी ने अपने आंचल में समेट लिया, क्योंकि आज उन्हें जीवन की पाठशाला में एक नया शब्द इंसानियत जो सीखने मिला था, जिसकी गुरु गंगा थी, जो बेगानी होते हुए भी अपनों से बढ़कर थी। आज गंगा की अपनी पूरी ज़मीन जायदाद सब कुछ कमला जी ने अपनी वसीयत में गंगा के नाम कर दिया था। अपनी बेटी नेहा और बेटा राहुल को फ़ोन करके उन्होंने यह खबर दे दी थी। माँ के द्वारा उठाए जाने वाले इतने बड़े कदम की तो राहुल और नेहा को बिल्कुल भी आशा ना थी, जैसा कि कमला जी ने सोचा था। अगले ही दिन दोनों उनके पास गांव में थे। आपके इतने बड़े कदम उठाने की वजह जान सकता हूँ मैं? अधिकार पूर्वक राहुल ने कहा। नेहा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। माँ, क्या मैं मर गई थी आपके लिए, जो सब कुछ आपने गंगा के नाम कर दिया? कमला जी भी बिना विचलित हुए अपने बेटे और बेटी की ओर मुखाबित होते हुए बोली, मैं भी हाड़ मांस से बनी इंसान हूँ। इंसानों को और इंसानियत को पहचानना मुझे अच्छी तरह आता है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर गए थे तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं आसानी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी, अपना दूसरा घर संसार बसाकर अपनी खुशियों के रास्ते चुनकर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने अपनी सारी सुख सुविधाओं, इच्छाओं की आहुति देकर तुम दोनों की परवरिश की, लेकिन तुम लोगों की आंखों पर अपने सुख की इतनी गहरी धुंध छा गई थी कि जिसमें माँ के प्रति तुम्हारे कोई कर्तव्य और दायित्व ही नहीं रह गए थे।
जब मेरी तबीयत खराब हुई मैंने तुम दोनों को बारी बारी से खबर दी। पूरे 8 दिन अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत से लड़ती रही, पर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी एक बार सुध लेने की कोशिश ना की। नेहा, तू जो बड़ा दम भर रही है, अब वसीयत की खबर सुनकर कैसे एक पैर पर दौड़ी दौड़ी चली आई। उस समय तो एक बार भी तूने फ़ोन करके मेरी सुध ना ली। अरे अगर तू अपनी सासू माँ की सेवा में व्यस्त थी तो दामाद जी को भेज देती मेरा हाल चाल लेने पूछने। कम से कम फ़ोन पर तो खबर ले ही सकती थी। जितने दिन मैं अस्पताल में रही तेरा एक बार भी फ़ोन ना आया। कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या गाज गिरी होगी तुम दोनों के इस तरह के उपेक्षित व्यवहार से। अब शायद तुम दोनों की नज़रों में मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, यह मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो गया है। ऐसे कठिन समय में गंगा ने मेरी सहायता की, मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे सहारा दिया, मेरी दुख की हमदर्द बनी, दिन रात एक करके मेरी सेवा की, इसलिए यह मेरी उत्तराधिकारी है। अब जो सेवा करेगा उसी को तो मेवा मिलेगा ना। तुम दोनों बाद में उसे परेशान ना करो, इसके लिए मैंने वकील साहब से कागजात बनवाकर तैयार कर लिया है। आज से मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। और हाँ राहुल, तुमसे तो मैं अपनी मुखाग्नि का भी अधिकार छीनती हूँ। मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो अपनी माँ को बीमारी की हालत में भी देखने नहीं आया। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मुझे मेरा वारिस मिल गया है। अब गंगा के बच्चे ही मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। मेरी सारी संपत्ति अब से गंगा और उसके बच्चों की है। राहुल और नेहा को आत्मग्लानि महसूस हुई। अब सिवाय पछतावा के उनके पास कुछ भी नहीं था। दोनों ही अपराध बोध से घिर गए थे। सचमुच अपने जीवन के सुख के पलों में उन्होंने माँ के बुढ़ापा और उनके कष्टों की उपेक्षित कर दिया था। माँ, भले ही आप हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, लेकिन अपनी सेवा से कभी बेदखल ना करना माँ। जब भी जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं दौड़ के आपके आंचल की छाँव तले आ जाया करूँगा। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। दोनों बच्चों की आंखों से बहते अविरल आंसू उनकी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे थे। क्या कमला जी ने अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए सही फैसला लिया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।